चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। हमारे पास एक सनसनीखेज वीडियो आया है। हमने आपसे वादा किया था कि हम ये वीडियो आपको दिखाएंगे। देखिए धर्राएं काट रही है ओम फो ले भैया ओम फो। बस बस, ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने, असली बात बता। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। आपके पसंदीदा प्रधानमंत्री पीएम मोदी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी? मेरी पसंदीदा प्रधानमंत्री, अरे हाँ भाई हाँ, देखिए मेरे पसंदीदा पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। मालूम है। और उसकी वजह? उसकी वजह यही है कि वो इस देश के लिए जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार है। क्या बात कर रहे हैं? वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। क्या बोला तूने? उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। ये कौन से नशे हैं? ये कौन से नशे हैं? सत्तना से नमक सूंघ लो। नहीं, मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा। आई एम ऑलरेडी मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर। मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो 28 एमएलए वो गधे हैं। इसने बोला हर बात, ये 28 गधे जीत के आ गए। इसको पता नहीं है, गधा आगे से भी देता है, पीछे से भी देता है। आसिम वकार, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, आपकी राय क्या है? कोई कंट्रोवर्सी नहीं है मैडम। भाई साहब, औरंगजेब आपकी राय में क्रूर शासक था, हाँ या ना? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर थोड़ी हिम्मत दिखाइए और ये बताइए कि क्या राजा जयसिंह औरंगजेब के लिए काम नहीं करता था? क्या और राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को धोखे से फंसाकर लाकर आगरा में जेल में नहीं डलवाया था? उसके वंशजों को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे? शर्म आया है? औरंगजेब पर जो अबू आसमी ने बोला वो गलत है, हाँ या ना? बताता हूँ, पहले ये देख। अगर औरंगजेब पर बोलने से अबू आसिम आजमी पर मुकदमा हो सकता है, वो देश के नफरत के काबिल हो गए हैं, तो फिर राजा जयसिंह के वंशजों को आपका विचार क्या है? आप राजा जयसिंह के पीछे क्यों छुप रहे हैं? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मेरा विचार यह है कि राजा जयसिंह पर बोलने से आपकी पतलून ढीली और गीली क्यों हो रही है? किसकी पतलून कहाँ गीली होती है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सोच के देखिए किसके सामने बोल रहे हैं, किस कार्यक्रम में है। कोई यारा कार्यक्रम नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, अमित देवगन साहब के सामने बोल रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है? हमारी आदत है कि हम पहले पुचकारते हैं मोदी जी ने, और उसके बाद हम समाज भी समझा भी देते हैं। क्या और क्या समझाया, मैं कोट करना चाहता हूं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में दिया गया बयान है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए उनके एक एमपी ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। ये नेशनल असेंबली में ऑफिशियल बयान है। और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। अरे सुप्रिया जी, ये तो 1971 में भी सुनने को नहीं मिला कि आर्मी चीफ के सुप्रिया आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना। मोदी जी के अंदर इतनी ताकत है, अगर उनकी नियत इतनी साफ है तो टैरिफ पर क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी की नियत इतनी साफ है तो हिंदुस्तानियों को हथकड़ी लगाकर क्यों लाया जा रहा है? मोदी जी की नियत अगर इतनी साफ है तो मैं जानना चाहती हूं कि बीजेपी की आईटी सेल का ध्रुव सक्सेना आईएसआई की मुखबिरी क्यों करता था? मोदी जी की नियत इतनी साफ है तो तारिक अहमद मीर जो उनके मंच पर था वो हिजबुल मुजाहिदीन में कैसे शामिल था? अभी और सुनिए। जो तालिब हुसैन शाह आतंकी था वो आपकी आईटी सेल का अध्यक्ष कैसे था जम्मू कश्मीर में? सैफुल्लाह को टिकट आपने दी, आसिया अंद्राबी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने फेस बनाया। आपको नहीं लगता आपने ये सब गलत किया? और एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए। 2008 का हमला तो हो चुका था ना, देश वो आघात झेल चुका था ना, आप क्यों गए पाकिस्तान? आप क्यों जाके नवाज शरीफ का हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे? आपने क्यों आईएसआई को पठानकोट आने दिया? आपने क्यों उनको अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया? कैमरा बंद कर। नहीं, अभी बात हो रही थी कि विरासत
कितनी जरूरी है और गड़े मुर्दों को उखाड़े या जो अभी मुद्दे हैं उन पे बात होनी चाहिए। अच्छा, तो मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है क्या कि विरासत भी और विकास भी। अबे साले, अभी मदद है भाई, अभी मदद है। गड़े मुर्दे अगर नहीं उखाड़े जाएंगे तो आज के मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ेगी, जो चर्चा बीजेपी कर नहीं सकती है। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर बात करनी पड़ेगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो अमेरिका और चीन जैसे लोग स्पेस पर जाएंगे, डीप सीक लाएंगे, आपसे खुदाई कराई जाएगी, आपसे दरिया बिछाई जाएंगी। सही पकड़े हैं। लेकिन इनके नेताओं के बच्चे अमेरिका से लेकर लंदन और सिंगापुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे। माहौल क्यों बिगाड़ रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी? अच्छा, कि मुस्लिम काली पट्टी बांध कर निकले आज? अबे साले, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आली जनाब मोहतरम मानक गुप्ता जी, आपको तो पूरे मुसलमान ही खराब दिखते हैं। आपको लगता है देश में पूरे मुसलमान ही सब देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। आप क्यों मुसलमानों से इतनी मोहब्बत करते हैं? हर मामले में आपको मुसलमान खराब दिखता है। गरीब मुसलमानों के हक के आप खिलाफ क्यों हैं? चड्ढा समझाओ इसे। ये तमगा आपको दिया जा रहा है कि गरीब मुसलमान के खिलाफ हैं आप। अबे साले, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। देखिए अमीश भाई, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल सरकार ला रही है ये असंवैधानिक है, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 25, 26 संविधान का है। बात तो सही है। ये बीजेपी की नीयत में खोट है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं ला रहा है, ये वक्फ को बर्बाद करने के लिए बिल ला रहा है। क्या गरीब मुसलमानों के लिए करना चाहते हैं बताइए मेरे को। मुसलमानों की को कब से इतनी फिक्र हो गई? आज आजादी से लेके अब तक पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि एक मुसलमान कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है इनके पास। बताइए शर्म करो, शर्म। कितने मुसलमानों को टिकट दे देते बीजेपी वाले चुनाव लड़ने के लिए। हवा निकल गई। नीतीश जी के जमाने में 35 यूनिवर्सिटी, बोल। लालू जी के जमाने में अनडिवाइडेड बिहार में 10 यूनिवर्सिटी। अच्छा, अनडिवाइडेड बिहार लालू जी के जमाने में 10,000 बेड हॉस्पिटल के, आज 35,000 बेड। चड्ढा समझाओ इसे। आप 5 आंकड़े गिना दीजिए बिहार में क्या किया आपने। आप 5 आंकड़े लालू जी के गिना दीजिए। अबे साले, गिना दीजिए। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला मैं। देखो ये गलत बात है। हम आपके बीच में आपकी सारा झूठ मैंने सुना। अब मैं बोलने लगा तो आपको दर्द होने लगा। फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा तो फिर उछल के भागने मैं जा रहा हूं। अभी मैं बोल रहा हूं तो नहीं जा रहे हो। कमाल की बात करते हो, भागने लगेंगे। ये लोग वैसे लोग हैं, इनके बीच में बोलो तो भागने लगते हैं। क्यों बिहार से और उत्तर प्रदेश से बच्चे दिल्ली में आके पढ़ाई की कोशिश कर रहे हैं? आपने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बना दी तो। गुड क्वेश्चन। इतना अच्छा आपने वहां एजुकेशन व्यवस्था कर दी है तो क्यों भाग के आ रहे हैं? इसका जवाब नहीं है। हिला डाला ना। वक्फ के अमेंडमेंट में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है। बोल। कि इसमें नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड कीजिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी कीजिए, इसमें डिजिटाइजेशन कीजिए। अच्छा, इसमें महिलाओं को जगह दीजिए, इसमें वक्फ की प्रॉपर्टीज को अकाउंटेबली यूज कीजिए। ठीक है। रहमान खान की रिपोर्ट 2008 की है। इन्हीं के रिकमेंडेशंस को जब आगे बढ़ाया जा रहा है तो वो करते थे तो चमत्कार, आज हम करें तो गुनहगार। ये मुस्लिम विरोधी है, अरे बस कर। ये पसमानदा विरोधी है, ये गरीब विरोधी है और ये लैंड ग्रैबर्स के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतनी ताकत लगा के बता रहे हैं तो 11 साल में थोड़ी सी ताकत लगा देते। 3 साल हो गए किसानों के एमएसपी के कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बैठक तक नहीं हुई। सही पकड़े हैं। मुसलमानों का बड़ा ख्याल है इनको, मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। हिंदू बच्चे चाहे सारे बेरोजगार हो जाएं, इनको मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। जो चप्पल और पजामे में आता है, अच्छा, चर्चा में भाग नहीं लेता है। हाँ बेटा, ऐसे आता है जैसे पिकनिक में आया है। चड्ढा समझाओ इसे। किसकी बात कर रहा हूँ? 54 साल के अपरिपक्व पार्ट टाइम नेता राहुल गांधी के। अबे साले, अभी मदद है भाई, अभी मदद है। ये जो भावना भड़काऊ पार्टी के नेता यहाँ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को देखा क्या आप लोगों ने लोकसभा में? आप लोगों ने राज्यसभा में देखा क्या? देश में लगा के लंका चले साहब श्रीलंका। ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई 74 बरस के वो भी हैं, उनको रहना चाहिए था सदन में। सही पकड़े हैं। इतना महत्वपूर्ण बिल
देश के 20 करोड़ लोगों के तकदीर का फैसला कर रहे हैं प्रधानमंत्री और भाजपा के लोग। बात तो सही है। तो क्यों नहीं पार्लियामेंट में एक शब्द बोला उन्होंने आज तक? ये दिखाता है कि सिर्फ भावना भड़काओ, सत्ता पाओ और देश के लोगों को आपस में भिड़वाओ, यही है भाजपा की राजनीति। हिला डाला ना। अंबल वाली मस्जिद एएसआई के संरक्षण में थी। अच्छा। और एएसआई वहीं नहीं जा सकती थी। चड्ढा समझाओ इससे। आप मुझे एक बात बताइए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एएसआई का अजीब कानून है। एएसआई का जन्म हुआ 1871 में जी, और उसका प्रबंधन शुरू हुआ 1904 में। क्या बात कर रहे हैं बाबा? और एएसआई प्रोटेक्टिव मूवमेंट जितने भी हैं उन सब की मालिक एएसआई हो गई। मस्जिद बनाई मेरे पूर्वजों ने नमाज के लिए। अब एएसआई तय करेगी कि हम नमाज पढ़ें कि ना पढ़ें। क्या बात है सर? एएसआई तय करेगी कि हम कहीं वजू करें कि ना करें। हिला डाला ना। नावत जी ने कहा कि मोदी जी अवतार हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप चपलूसी करने का भी एक हद होता है, एक लिमिट तक एक होता है कि इंसानों की तारीफ करो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? रावत को क्या है, वो तो मोदी जी का बाबा ही करेंगे। वो आम इंसान अगर बोले तो समझ में आते हैं। कंगना रावत की बातों को मैं इतना सीरियसली नहीं लेती हूँ। गजब बेइज्जती है। जहाँ से वो सांसद है वहाँ पर ही एक महिलाओं के साथ 7 दिन तक बलात्कार होते हैं। हाँ, 23 लोग लगातार बलात्कार करते हैं, लेकिन कहाँ है जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात करते हैं, उसके बाद उन्हीं की यूपी डबल इंजन की सरकार के अंदर इस तरीके के महिलाओं के साथ होते हैं, लेकिन कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं होते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 18 घंटा काम करते हैं, इसीलिए तो बोलने की अवतार है साक्षात। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? नंबर 290 पे के मुंशी जो कांग्रेस पार्टी के वो लिखते हैं, बोल। जब सरदार पटेल को बॉम्बे में निधन हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को यह निर्देश दिया था क्या? कि वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने बंबई नहीं जाएं। अच्छा। तो आज इनको सरदार पटेल जी याद आ रहे हैं, पर 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करा था। अभी पता चलेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर इन्होंने इतना लंबा भाषण वगैरह किया, तो मैं कुछ अंश इनको बता दूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इन्होंने जो किताबों को रेफर कर रहे हैं सरदार पटेल को लेकर के, ये सिलेक्टिव किताबें हैं। बात तो सही है। ये वो उन किताबों को नहीं पढ़ते जहां पर सरदार पटेल की चिट्ठियां हैं, जहां पर उन्होंने नेहरू जी को प्रेज किया, नेहरू जी के हक में बोला। और नेहरू जी की चिट्ठियां जो उन्होंने सरदार पटेल को लिखी है, वो ये सब किताबें नहीं पढ़ेंगे।